हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलराइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम कल वीडियो नंबर 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए थे, यहाँ पर प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, कल वीडियो नंबर 1 था। आज हमारा जो है वीडियो नंबर 2 होगा। इसका जो क्वेश्चन बच गया है, रिमेनिंग क्वेश्चन को हम करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ ये जो क्वेश्चन दोस्तों ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, कहने के लिए मात्र ओलंपियाड लेवल का है। बच्चे ओलंपियाड नाम से ही डर जाते हैं कि यार क्वेश्चन भारी होगा, लेकिन यदि आपने इससे पहले मेरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्वेश्चंस को देखा होगा और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट वीडियो भी देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। एक भी क्वेश्चन मतलब 11th-12th का नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ओलंपियाड में आपको 9th में 11th का क्वेश्चन पूछ देगा। नहीं, ये सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है और आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस इतना है कि ओलंपियाड वगैरह सब क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को प्रेजेंट जो करते हैं थोड़ा टफ वे में कर देते हैं ताकि बच्चा हताश हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पेशेंस होगा क्वेश्चन पढ़ने की टाइमिंग होगी, वही बच्चा इस सारे क्वेश्चंस को कर सकता है। नहीं तो आप वन लाइनर क्वेश्चन कब तक सॉल्व कीजिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन आपको बस मज़ा दे सकता है कि हाँ हमें ये चीज़ आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप जब हायर एजुकेशन में जाइएगा तो इसी प्रकार का आप देखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह सब आता है और सारा क्वेश्चंस ईजी रहता है। आप देखिएगा अपने आसपास के लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में 20-20 पेज 25-25 पेज लिखना रहता है, कैसे पास कर जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चंस आसान रहता है, बस हल्का ध्यान देना रहता है। अगर वो चीज़ों को समझ पाए ना सही से तो हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बनाइए सारे क्वेश्चंस को, सारा मतलब टॉपिक से रिलेटेड ही है, कोई बाहर का नहीं है। पेशेंस रखिएगा तो सारा क्वेश्चंस ईजी लगेगा और यहाँ से आपका टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। खैर, हमने कल वीडियो नंबर 1 में 25 तक किया था, आज हम 26 तक देखेंगे। 26 से देखेंगे आगे। देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अगर थियरी पता है तो आसानी से क्वेश्चन कर लीजिएगा। पहले क्या है कि ट्रू फॉल्स हमको बताना है। जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन्स, कि जे थॉमसन ने बताया था कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके पास सिर्फ न्यूट्रॉन्स होता है। तो जे थॉमसन का मॉडल आपको याद हो दोस्तों, तो ये न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जे थॉमसन 2 ही बात बताए थे, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताए थे या वाटरमेलन मॉडल के बारे में बताए थे कि मान लेते हैं कि हमारा जो एटम है वाटरमेलन के जैसे है, तो जो रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। रेड पार्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज के बारे में उन्होंने बताया था। और उसके अंदर जो सीड होता है, जो ब्लैक कलर का सीड होता है, आपने वाटरमेलन में देखा होगा, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखिएगा सीड पूरे मतलब रेड पार्ट में स्कैटर्ड रहता है, तो वही जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव स्फीयर में स्कैटर्ड होता है। ये जे थॉमसन बताया था। न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरा स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि एटम स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये चीज़ जे थॉमसन बताया था। न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया नहीं था, इसलिए फॉल्स हो गया। सिंपल, ये थियरी है। सेकेंड देखिए, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्युपाइज मैक्सिमम स्पेस। ना रदरफोर्ड बताया था। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यदि आपको ध्यान हो तो मान लीजिए एटम है, तो एटम के अंदर जो बहुत कम स्पेस होता है, जहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और यहीं पर जो है जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर गया था तो हल्का डिफ्लेक्शन हुआ था, और वही 12,000 में से एक या 20,000 में से एक जो है पूरे 180 डिग्री पर वापस हो गया था। इसका मतलब जो पॉजिटिव स्फीयर होता है वो न्यूक्लियस होता है, बहुत कम स्पेस में होता है। रदरफोर्ड ये बात नहीं बताए थे, ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ऑलराइट, थर्ड देखिए, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमको न्यूक्लियस के बारे में पता लगा। हाँ, ट्रू है, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट भी रदरफोर्ड को ही दिया जाता है। फोर्थ, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीजेज। ये आप पढ़िएगा, ये एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वैसे 9th में भी बच्चों को बताया जाता है। जब बोर मॉडल के बारे में हम बताते हैं बच्चों को, तो देखिए बोर मॉडल में क्या है, बोर बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, और हर ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होता है। जैसे पहला ऑर्बिट का अलग है -13.6, दूसरे का है -3.4। ये निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एनर्जी बराबर होता है -13.6 Z² n²। ये फार्मूला है, इस फार्मूला से आप आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन के लिखेंगे तो Z कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, और n मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये -13.6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकंड ऑर्बिट का निकालेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। थर्ड का निकालेंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हैं कि निगेटिव में जो संख्या जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो आप देखिएगा, पहला का -13.6, दूसरे का -3.4, तीसरे का -1.51। तो जैसे ही आगे जा रहे हैं
तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज नहीं कर रहा दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स है। नेक्स्ट है थॉमसन एज्यूम्ड एज बडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच पॉजिटिव चार्जेस आर एम्बेडेड, ना पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, अभी बताए थे थॉमसन का। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻15 मीटर एंड द रेडियस ऑफ एन एटम इज इतना। बिल्कुल सही बात, ये बात बताए थे कि अगर एटम का अगर रेडियस 10⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है 10⁻15 मीटर होता है। ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। यदि आपने मॉडल्स ऑफ एटम नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो डाला हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए क्या है, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू, फिर क्या है? फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देख रहे हैं 27 देखिए, यहाँ भी ट्रू फॉल्स है। द इनरमोस्ट एटॉमिक सेल कैन हेल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल गलत बात है। आपको 2n² वाला फॉर्मूला याद है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n²। अगर n बराबर 1 हो तो क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। यही हमारा इनरमोस्ट होता है। यदि n बराबर यदि हमारा 2 हो तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 × 2 जाए 8 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि n बराबर अगर 3 हो तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 2 = 18। मतलब इनरमोस्ट ऑर्बिट, इसको कहते हैं इनरमोस्ट, सबसे अंदर वाला, पास वाला, न्यूक्लियस के पास, इनरमोस्ट ऑर्बिट। इनरमोस्ट ऑर्बिट, इसी को हम के सेल कहते हैं, के सेल कहेंगे। इसी को हम फर्स्ट ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सोडियम प्लस इज 10। पहली बात तो सोडियम होता क्या है? सोडियम 11 और 23 होता है। 11 क्या बता रहा है? इसका एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा है। जेड इसका क्या है? 11 है। और जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। जितना जेड होता है दोस्तों उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। प्रोटॉन कितना हो गया? 11। और ये सोडियम क्या हम दिखें यहाँ पर? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो ये भी 11 होगा। और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन होता है 23 में से 11 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 12। सब चीज़ हम निकालिए। अब देखिए क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Na+। ये तो Na के बारे में बताएं। Na+ का निकाल लीजिए। Na+ या किसी भी कैटायन या एनायन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, प्रोटॉन तो वही रहता है। यहाँ भी 11 और 23 होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जेड हमारा कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 होगा। और प्रोटॉन इतना ही, जितना जेड होता है उतना प्रोटॉन होता है, 11 होगा। न्यूट्रॉन उतना ही, 12 होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Na+ इज 10। प्रोटॉन Na+ में कितना है? 11 है। ये गलत, ऐसा ही स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स है हमारा। फिर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन इज 8। क्लोराइड आयन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है। Cl-। क्लोराइड मतलब क्या? Cl-। देखिए Cl- में आप देखिएगा x का 17 होता है और 35 होता है, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 17 तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन माइनस का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 2, 8, 10, 8, 18। लास्ट ऑर्बिट को ही हम वैलेंस शेल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, वही हमको कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रू है। थर्ड क्या हो गया हमारा? ट्रू है। फोर्थ देखिए, ए पार्टिकुलर एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 7। कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? 2, 7। मतलब के सेल में 2 है और एल सेल में 7 है। इन रिएक्शंस इट फॉर्म्स कंपाउंड बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन जब कर रहा है तो ये जो कंपाउंड बना रहा है ना, तो कैसे बना रहा है? लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है। ये तो गलत बात है। देखिए लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए ना 2, 7 है दोस्तों, 2 और 7 है, तो 7 वाला क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तब तो जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 2,8 होगा तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ना कि लूज करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। वैसे 2, 7 कितना होता है? फ्लोरीन का है। फ्लोरीन नॉन मेटल है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना कि लूज करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। आगे देख रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द m सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24 इज 13। देखिए एटॉमिक नंबर किसी का 24 है। 24 किसका आपको याद है? क्रोमियम का होता है 24 क्रोमियम का होता है, ठीक है। इसके m सेल में, m सेल के अंदर कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन है। देखिए K, L और M, इसमें कितना है? 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है।
हमसे पूछ रहा है सही है कि नहीं है। तो देखिए इसका कैसे हम लिखते हैं, क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि आप लिखें, क्रोमियम 24 लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये k सेल हो गया, ये l सेल हो गया, ये हमारा m हो गया और ये हमारा क्या हो गया n हो गया। तो m में देखिए कितना है 2 6 2 8 5 13, बिल्कुल सही बात है। m में कितना इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है। m में कितना इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है। वहाँ भी कह रहा है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ सही बात है। तो इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, ट्रू है। फिर देखिए एलिमेंट विथ वैलेंसी 1 आर ऑलवेज मेटल्स, कोई भी एलिमेंट जिसका वैलेंसी 1 है क्या वो हमेशा मेटल होगा, ये फॉल्स है। आपको बताते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम क्या है 11, 2 8 10 1 11, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जब 1 2 3 आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम क्या कहते हैं उसका वैलेंसी भी हो जाता है। तो वैलेंसी कितना हो गया, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी हो गया 1। लेकिन इसी केस को आप क्लोरीन के केस में देखिए दोस्तों, 2 8 10 7 17, ये आउटरमोस्ट में 7 है, लेकिन ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। जितना गेन करता है जितना लूज करता है वही उसका वैलेंसी होता है। तो इसका भी वैलेंसी कितना होगा 1 होगा, इसका भी वैलेंसी 1 होगा। ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत बात है कि एलिमेंट विद वैलेंसी 1, देखिए दोनों का वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है और इसका भी वैलेंसी 1 है, लेकिन ये क्या है मेटल है और ये क्या है नॉन मेटल है। तो जिसका वैलेंसी 1 होगा वो हमेशा मेटल होगा, ये सही बात नहीं है, ये फॉल्स है। अब देख लीजिए ना, पहला क्या है हमारा फॉल्स फॉल्स ट्रू, कहाँ मिल रहा है फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू यहाँ है, फॉल्स फॉल्स ट्रू यहाँ पर है, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ क्या है फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं है, फॉल्स ट्रू फॉल्स यहाँ है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक। 26 का डी, 27 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 28, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के बारे में हम बताए भी थे कि ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ पर IIT जैम में भी पूछा गया था। IIT जैम आपको MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है। IIT कॉलेज यदि आप करना चाहते हैं ना, तो ग्रेजुएशन यदि सिंपल आप किए हैं लेकिन IIT से आप MSc करना चाहते हैं तो आपको IIT जैम का एग्ज़ाम देना पड़ता है, आप भी कर सकते हैं। देखिए 28 नंबर, ए ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप, जैसे क्लोरीन 2 आइसोटोप मिलता है 1735, उसी प्रकार से 1737 मिलता है, उसी प्रकार से ब्रोमीन का भी 2 आइसोटोप मिलता है। इसलिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते कितना 35.5। तो ब्रोमीन के केस में कुछ वैसा ही करेंगे। ये है 49.7% है और जो 3581 है ये मिलता है हमको 50.3%। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन एटम, एवरेज एटॉमिक मास हमसे पूछा है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते देखिए, बता देते हैं आपको हम। ये क्वेश्चन आप सीख लीजिए अच्छे से, बस सिंपल एक्सरसाइज का फार्मूला है, अगर वो फार्मूला ध्यान रहेगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, स्कूल्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन तो कराया जाता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज एटॉमिक मास बराबर m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। ये कर दीजिएगा। m क्या है, m है आपका, m1 क्या है आपको मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट, जो फर्स्ट आइसोटोप है वो जिस भी एलिमेंट की बात करें, जैसे यहाँ ब्रोमीन का बात कर रहा है तो उसका हो गया। m2 क्या हो गया मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड, x1 क्या हो गया परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट और x2 क्या हो गया परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सेकेंड, ठीक है। बस इतना हो गया। अब रख दीजिए ना, अब जैसे ही रखिएगा फार्मूला, तो m1 कितना है 79 है, उसका परसेंटेज कितना है 49.7 के आसपास है, प्लस m2 कितना है 81 है, उसका परसेंटेज कितना है 50.3 है, कितना है 49.7 था और उसका कितना है 50.3 है, 50.3 है दोस्तों, 50.3 है। और देखिए ये इसका परसेंटेज था, ये इसका परसेंटेज था, दोनों को अगर ऐड कीजिएगा ना तो 47 से 50 और ये भी हो जाएगा 50, तो ये 100, नीचे में तो 100% हमेशा होगा, नीचे में हमेशा 100 होगा। इसका जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो ये 80.066 आ जाएगा, अप्रॉक्स में 80 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही उसका एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन का कितना हो जाता है 80 हो जाता है। तो हमसे पूछा एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया 80 हो गया, 80.066 आ रहा था तो कितना हो गया 80। इस क्वेश्चन को VBI ले लीजिए आप, जब भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना तो ये क्वेश्चन आपको अगर न्यूमेरिकल बनवाना होगा, अगर न्यूमेरिकल इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन देना होगा तो एवरेज एटॉमिक मास दे सकता है, अदरवाइज तो इस चैप्टर से अधिकतर थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है।
29 देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमको बताना है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन विच इज यूज एज मेडिसिन। ना टिंक्चर ऑफ आयोडीन आइसोटोप आयोडीन का नहीं, ये गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन हम बनाते हैं, वो अल्कोहल के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आइसोबार बिकेम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। हम बताए थे आइसोटोप, याद रखिएगा, आइसोटोप जो होता है दोस्तों उसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पर डिफरेंट होता है। ठीक है, और आइसोबार में तो बिल्कुल ही उल्टा ही होता है। आइसोबार बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या, मास। न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और वही उसका मास नंबर होता है, और आइसोबार में तो मास नंबर ही सेम होता है। सही बात है। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, गलत बात है। आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, आइसोबार में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, सीधे उल्टा, याद रखिएगा। आइसोटोन्स जानते हैं किसको कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो। ठीक है, आइसोटोन्स आर द स्पीसीज इन विच डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज द सेम। देखिए, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स, अब माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें से अगर प्रोटॉन को घटाइए तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन। सही बात है। तो आइसोटोन क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, फोर्थ देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज फ्रैक्शनल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन सेवरल आइसोटॉमिक फॉर्म। ये भी सही बात है कि हम बताए थे आपको, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, इसका मास कितना होना चाहिए, कोई कहेगा हम 35 लेंगे, कोई कहेगा 37 लेंगे, तो ऐसे झगड़ा नहीं करना है। इसका मास हम कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल है, होल नंबर नहीं है। तो फ्रैक्शनल होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि बिकॉज इट एग्जिस्ट इन सेवरल आइसोटोपिक फॉर्म, दो अलग अलग आइसोटोप मिलता है ना, एक ये मिलता है, एक नेचर में दो अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म है, दोनों का परसेंटेज भी अलग अलग है, इसलिए हम इसका क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ, 5 नंबर देखिए, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट 60 इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट। नम कोबाल्ट 60 का यूज़ कहाँ हो जाता है दोस्तों, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह कहीं होता है ना, उसका यूज़ करने में इसका हम करते हैं। ये सब मतलब एप्लीकेशन दिया है, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, ये फॉल्स है। एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ये फॉल्स है। आइसोबार शेयर देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेट इज हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट आइसोटोप्स डू नॉट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप देखिए ना, एक बार बता देते हैं, मतलब किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, किसका डिफरेंस होगा। तो आप जानते हैं ना आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप में दोस्तों प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है, और ए जो होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखिए, प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन क्या होता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो आइसोटोप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है, याद रखिएगा। आइसोटोप का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सेम होता है, ना कि आइसोबार का। आइसोबार में देखिए, आइसोबार किसको कहते हैं, जिसका प्रोटॉन डिफरेंट हो, प्रोटॉन का संख्या मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। प्रोटॉन डिफरेंट मतलब क्या, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर ही होता है, डिफरेंट हो। बस क्या होता है, ए मतलब मास नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर सेम हो, मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बताइए, प्रोटॉन डिफरेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी डिफरेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट, कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट। ठीक है, तो आइसोबार का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ आपको उल्टा बोल दिया है, यहाँ क्या बोल रहा है, आइसोबार शेयर देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेयर करता है, डेट इज हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आइसोबार का सेम होता है, लेकिन आइसोटोप का नहीं, ये गलत बात है, ये फॉल्स है। आप चेक कर लीजिए ना, पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो इसी में से दोनों में से होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। तीसरा क्या है दोस्तों, ट्रू है, तो यहाँ तीसरा ट्रू है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तीसरा ट्रू, चौथा क्या है, ट्रू है, पांचवा क्या है, फॉल्स है, छठा भी फॉल्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। 30 देखिए, और बेहद शानदार क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन देखिए। ए बीम ऑफ पार्टिकल्स कंटेन्स न्यूट्रॉन्स, मतलब एक पार्टिकल्स है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। एक बीम है, मतलब बीम मतलब क्या, लाइट है, जिसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी है। दिस बीम इज पास्ड बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इसको चार्ज पार्टिकल के बीच से पास कराया जाता है। ठीक,
चार्ज्ड प्लेट, मतलब दो अलग अलग चार्ज प्लेट है, उसके बीच से इसको पास किया जाता है। कहने का मतलब ये जो बीम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब यहाँ जो पार्टिकल्स है इससे जो लाइट वगैरह निकल रहा है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, और यहाँ पर चार्ज प्लेट है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, इस डायग्राम शो हाउ द पार्टिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्लेट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है तो ये सीधे आगे निकल जाएगा, ये किसी की तरफ नहीं जाएगा। अरे भाई जो न्यूट्रल आदमी होता है, देखिए जैसे बॉयज़, अगर बात करें बॉयज़ गर्ल्स के प्रति अट्रैक्टेड होता है, गर्ल्स बॉयज़ के प्रति अट्रैक्टेड होता है, नेचर में ये सब होता है। लेकिन कुछ आदमी न्यूट्रल होता है, देखिएगा उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने काम से ही ज़्यादा मतलब रखता है। तो कुछ वैसा ही न्यूट्रॉन वही है, न्यूट्रॉन हमारा क्या है, न्यूट्रल है, उसको किसी से इंटरेस्ट नहीं है। तो बस वही को हमको देखना है, और ध्यान से देखिएगा इस फोटो को दोस्तों, आपको क्या पता चलेगा। देखिए बीम ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकला होगा, प्रोटॉन भी निकला होगा और न्यूट्रॉन भी निकला होगा। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, अरे भाई मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, तो जो निगेटिव होगा। तो देखिए निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, बिल्कुल सही बात है, सही है। और न्यूट्रॉन सीधे निकल गया, ये भी सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, ना ही ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। और ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन जाएगा, तो प्रोटॉन जाएगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये तो सब सही लग रहा है। दूसरा देख लीजिए, बीम ऑफ पार्टिकल से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक, यहाँ पॉजिटिव प्लेट की तरफ प्रोटॉन जा सकता है क्या, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, प्रोटॉन भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, उधर तो जा ही नहीं सकता, उधर से तो दूर भागेगा। ठीक है, मतलब गर्ल्स के प्रति कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, भले ही आजकल कुछ भी हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, आसानी से समझ में आएगा। और इलेक्ट्रॉन सीधे निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो ये गलत ही है। तो ये भी न्यूट्रॉन तो सीधे निकल जाना चाहिए। एक बात तो ध्यान रखिए, न्यूट्रॉन सीधे निकलेगा, यहाँ भी न्यूट्रॉन सीधे निकल रहा है, वहाँ भी न्यूट्रॉन किसी की तरफ नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जेईई में, नीट में भी, आपको हायर में भी पूछेगा। तो न्यूट्रॉन का ध्यान रखिएगा, वो चार्जलेस होता है तो वो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, ये भी सही है, और नेगेटिव प्लेट की तरफ प्रोटॉन गया, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, ये भी सही है। आप बताइए, ये भी सही है, मतलब फोर्थ भी सही है और फर्स्ट भी सही है, लेकिन ज़्यादा आंसर क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले हम फोटो क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का अगर एंगल देखिए तो वो थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ एंगल देखिए इलेक्ट्रॉन का तो कम है। ये दोनों डिफरेंस है, पहले फिगर में फोर्थ फिगर, या तो आंसर पहला होगा या तो फोर्थ होगा, क्योंकि दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन डिफरेंस है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है आपको। यहाँ पर ये जो एंगल है, मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये लगभग आपको 20 डिग्री के आसपास होगा ये एंगल, मतलब इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, इसका डिफ्लेक्शन कम हुआ है। और यहाँ पर प्रोटॉन का एंगल अगर मान लीजिए ये कम है, मान लीजिए यहाँ पर 20 है, तो ये कितना हो गया, 30 या 40 से ज़्यादा, 40 के आसपास है, 40 डिग्री के आसपास है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, मतलब एक का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, एक का डिफ्लेक्शन कम हुआ है। इस चीज़ को कैसे करेंगे, देखिए एक होता है हमारा क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, पेन चेंज कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। आप इलेक्ट्रॉन को देखिएगा ना, इलेक्ट्रॉन का देखिएगा मास इसका बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना है, 9.1 × 10⁻³ kg होता है, और इसका मास देखिए तो 1.67 × 10⁻27 kg, मतलब प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा होता है, 2000 गुना ज़्यादा होता है। अब देखिए कोई साइकिल ट्रक से टकराएगा तो कितना दूर भागेगा, और वही ट्रक से कोई दूसरा ट्रक टकराएगा तो क्या ज़्यादा दूर भाग जाएगा, नहीं। तो कुछ वैसा ही बात है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी चार्ज पार्टिकल से टकराता है तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं ना, आई थिंक आपको समझ, इसका मास कम है भाई, जिसका मास कम होता है उसको, जैसे कोई छोटा पत्थर है कोई बड़ा पत्थर है, आप किसको ज़्यादा मतलब ठोकर मारिएगा तो दूर जाएगा, और बेसिकली तो छोटा पत्थर को जो ज़्यादा दूर तक ठोकर मारिएगा तो जाएगा, ये तो पास में ही रह जाएगा, हो सकता है कभी हिले भी नहीं, आप ठोकर मार रहे हैं ये हिले भी नहीं, मतलब वो कौन था, अंगद के पैर के जैसे हो जाएगा। तो वही बात है, इसका मास बहुत कम है तो इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और इसका मास ज़्यादा है तो इसका डिफ्लेक्शन कम होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बस इतना ही देखना था।
तो यहाँ देखिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन कम है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और प्रोटॉन का मास कम होता है इसलिए इसका डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखा दिया है तो ये गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओनली फर्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या ही कहें, मतलब अगर हमारे पास तो नेटवर्क का इशू है, नहीं तो हम आपको दिखा देते। नीट में भी पूछा है, जेईई में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और आगे आप तो जब पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको लगेगा ही कि हम सही बोल रहे थे। 31 देखिए, आई थिंक इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, किसी को चर्चा भी कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, इससे आपको मास के बारे में आइडिया लगेगा। 31 नंबर देखिए, एन एलिमेंट एक्स हैज़ टू आइसोटोप विच मे बी रिप्रेजेंटेड है, जितना इतना है, कहीं ना इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको IIT एग्जाम में हमको पूछा गया था और हमने उसका सही सही जवाब भी दिया था। वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, भले ही कैलकुलेटर मिल जाए, और बहुत ही लेंथी दिए थे वहाँ। तो जैसे एक्स दिए थे ना, उसका ABCD ऐसे करके 4 आइसोटॉपिक फॉर्म बताए थे, सबका परसेंटेज बताए थे, सबका मास बताए थे, बस उसको सॉल्व कर देना था। बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल था तो उसको करना था। देखिए इसलिए इसको कहते हैं कि सीख लीजिए, जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना होगा तो ये देना, नहीं तो अधिकतर तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। एन एलिमेंट एक्स हैज़ 2 आइसोटोमिक, इसके पास 2 आइसोटोप है, विच में भी रिप्रेजेंटेड है, जिसको हम या तो इससे या इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ डज ये और ये डिफर, ये दोनों कैसे डिफर करता है, देखिए आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एक कौन है, x 238 है, एक x 2 हमारा 235 है, इसको हम क्या करें दोस्तों, कट कर लेते हैं। x 238 है, x 235 है, ठीक। यहाँ से हम क्या करें, सेव इमेज, सॉरी कॉपी करना चाहिए था ना हमको, कॉपी कर लिए, और नेक्स्ट पेज में आइए, इसको हम बताते हैं, पेस्ट कर लिए। देखिए इसका आपको x 238 है, x 235 है, इनमें 2 विच मे बी रिप्रेजेंटेड है 238 और 235। हाउ डज x 238 डिफरेंट फ्रॉम 235, 238 जो है 235 से कैसे डिफरेंस है। तो आप जानते हैं कोई भी मतलब आइसोटोप होता है दोस्तों, आइसोटोप में जानते हैं ना, आइसोटोप में क्या, आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन सेम होता है, प्रोटॉन सेम होता है, और न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होता है, जिसी को मास नंबर, न्यूट्रॉन के कारण तो मास नंबर बनता है, दोनों के सम से न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। तो देखिए इसके अंदर 238, मतलब अगर देखिए इसका A जो है 238 है और इसका A जो है 235 है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये 3 का जो डिफरेंस है, इसका मतलब न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, बस न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या होगा, न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना होगा, 3। मतलब इसके पास जो भी न्यूट्रॉन होगा, देखिए इसका मास नंबर यहाँ Z नहीं दिया है, एटॉमिक नंबर देता है तो इसका हम प्रोटॉन का संख्या और प्रोटॉन तो निकाल ही लेते हैं, प्रोटॉन निकाल लेते तो फिर हम न्यूट्रॉन आसानी से निकाल लेते, लेकिन जो भी होगा इसका, मान लेते अगर 92 है, इसका भी अगर 92, ये उसे यूरेनियम का ही बता रहा है, तो देखिए ना आप इसको यूरेनियम का लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे x 92 238 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 238 माइनस का 92, 238 माइनस का 92, ये देख लीजिए कितना होगा, 8 में से 2 गया 6, और ये हो गया 12 में से 9 गया 3, और ये 136, और x 90 235, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए, 235 माइनस का 92, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4, और 143, ठीक है ना। 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया, सॉरी ये 13 में से 9 गया 4, ठीक है, और ये 143, ठीक है, और यहाँ 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4 होना चाहिए ना, वही तो कहीं गड़बड़ कहाँ, 3 का ही डिफरेंस होना चाहिए। आप देखिए ये 146 है, 143 है, तो 3 न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 3 ही है, आसानी से इसको ऑप्शन देखिए ना। अब देखिए हाउ डज 238 डिफर फ्रॉम 235, 238 वाला जो है 235 से कैसे डिफरेंस है, इसके पास 3 न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इट हैज़ 3 मोर प्रोटॉन, ना आइसोटोप में प्रोटॉन तो ज़्यादा हो ही नहीं चाहता, आइसोटोप में प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है। इट हैज़ 3 मोर प्रोटॉन्स, ना इट हैज़ 3 मोर न्यूट्रॉन एंड 3 मोर इलेक्ट्रॉन, गलत बात है, इट हैज़ 3 मोर न्यूट्रॉन बट नो मोर इलेक्ट्रॉन्स, बस न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम होगा, समझ गए ना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेनेडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, वेनेडियम देखिए स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वही कह रहा है कि वेनेडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर इतना एंड इतना, जिसका हमको एटॉमिक नंबर अगर रिप्रेजेंट करे तो एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर कितना है 235, मतलब वेनेडियम के बारे में बता रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अरे ये तो गलत हो गया, वेनेडियम यहाँ तो मतलब 92 कैसे हो गया। चलिए देखते हैं
द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इन द एलिमेंट इज। कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए वेनेडियम नहीं हो सकता है, किसी और एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर अगर वेनेडियम नहीं, कोई एक्स मान लेते हैं, एक्स एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 35 है। हमको कह रहा है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए एलिमेंट हमारे पास एक्स है, ये एलिमेंट हमारा एक्स है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर कितना है, 235 है। तो यहाँ देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना होगा दोस्तों, 92, क्योंकि जेड हमको एटॉमिक नंबर बताता है। जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कितना है, 92 है। तो प्रोटॉन 92, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 92, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल एलिमेंट में सेम होता है एटम में। और न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन इसमें से इसको घटा दीजिए, 5 में से 2 हो गया 3, 13 में से 9 हो गया 4, 143, 143 हमसे पूछा है, रिक्वायर्ड हमसे क्या पूछा है, n अपॉन पी, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो, तो 143 अपॉन 92, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.55 के आसपास आएगा, 1.55 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1.55 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 1.55, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सारा क्वेश्चन, आपको जो भी वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने आपको कराया है। प्लीज़ आप देखिए, इसको बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ अगर कर लिए तो इससे बेहतर, मतलब इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप मान के चलिए। कहीं भी सारा टॉपिक आपको थ्योरेटिकल बेस्ड के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड भी सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं वो हमको बताइएगा, या तो 9th का करना चाहते हैं या 10th का करना चाहते हैं, तो हमको बताइएगा। पहले हम केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे, किसी का भी, आप 9th का 10th का किसी भी चैप्टर का नाम बोल सकते हैं। देन आफ्टर हम फिर आपको बायोलॉजी वगैरह सब भी करा देंगे, फिजिक्स वगैरह भी करा देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा चैप्टर करना है इसके बाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी अपना पढ़ लिख ले। थैंक यू, जय हिंद।